हाँ हो गया। अभी स्क्रीन आ रही है सबको? हाँ हाँ हाँ। हाँ। अगर कोई चलो टॉपिक बढ़िया। है तो टॉपिक पूछ लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट पीवाईक्यू पे चलूंगा क्योंकि नहीं नहीं, टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। पीवाईक्यू में चलो। पीवाईक्यू में चलो। ठीक है। मैं जैन 2024 का पीवाईक्यू लिया है, उसके पहले का पीवाईक्यू खुद सॉल्व कर लेना, इजी ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बीडीएम है। देखो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, इजी है, अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें 1.3 या 1.5 आवर्स में। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ये तो वही रहता है कि सब्जेक्ट आपका है कि नहीं। What distinguishes an inferior good regarding its relationship with income? तो हम जानते हैं कि इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बेसिक नीड्स, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर, तो वैसे ही मतलब वो तो एकदम बेसिक नीड्स होते हैं, लेकिन इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं अगर लेस इनकम रहती है तो। अगर हमारी इनकम जब बढ़ती है तो हम इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स की तरफ या लग्जरियस आइटम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जब इनकम राइज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। इसमें पूछा है व्हाट डिस्टिंग्विश इंफीरियर गुड्स रिगार्डिंग इट्स रिलेशनशिप विथ इनकम। डिमांड डिक्रीज होगी एज इनकम इंक्रीज। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। A manufacturer finds that over the past year there has been a shift in consumer preference with the two-wheeler market. The demand for scooter has decreased by 10%, whereas the demand for motorcycle, especially high-capacity model, has increased by 15%. Given this trend now, how should the manufacturer adjust this product portfolio? तो बिना ऑप्शन देखे ना ऐसे क्वेश्चन के आंसर ये जो होते हैं, जैसे हम पहले इंग्लिश में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखते थे ना, मोरल बेस्ड या वैल्यू बेस्ड, तो वैसे होते हैं इसमें। आप इन एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है बीडीएम के किसी भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर टू क्लियर आउट एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, नहीं, जब स्कूटर्स की सेल ऑलरेडी डिक्रीज है तो हम इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों करेंगे। शिफ्ट द मैन्युफैक्चरिंग फोकस टुवर्ड हायर कैपेसिटी मोटरसाइकिल टू मीट राइजिंग डिमांड। अभी ये सही लेके नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे बस, क्योंकि हो सकता है इससे रिलीवेंट ऑप्शन भी नीचे हो। फिर आगे आते हैं, कीप द प्रोडक्शन रेट्स द सेम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू स्टेबलाइज। बिल्कुल नहीं, उसने पास्ट ईयर में ही देख लिया है, मतलब एक साल किसी भी मार्केट के लिए सफिशियंट टाइम होता है उसके स्टेबलाइजेशन और अनस्टेबलाइज करने के लिए। तो हम सेम पोर्टफोलियो नहीं रख सकते। उसने खुद बोला है कि स्कूटर की डिमांड जो है डिक्रीज हो गई है, मोटरसाइकिल को जो डिमांड है वो 15% इंक्रीज हुई है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जितनी थी उससे 15% ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो हम सेम तो नहीं रख सकते, अगर सेम रखेंगे तो स्टॉक आउट हो जाएगी मोटरसाइकिल। फिर बोला है फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल एंड सीज स्कूटर प्रोडक्शन। बिल्कुल नहीं, हम मोटरसाइकिल पे फोकस तो करेंगे ही, लेकिन स्कूटर प्रोडक्शन को हम सीज नहीं कर सकते। केवल 10% मार्केट डिक्रीज हुआ है यार, 90% अभी भी मेरे पास है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा करेक्ट स्टेटमेंट। इसके हिसाब से ये सबसे मतलब रिलेटेबल स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। In a pivot table analysis revealed that a lender's portfolio has shifted from predominantly commercial loan to more diversified portfolio including significant amount of the retail and microfinance loan। वीक 4 का वो देखा था ना आप, उसमें लोन की कैटेगरी वाला था सारा, तो वहां से है, कोई रिलेशन नहीं है, बस एक बार ध्यान से देख लो। what might this indicate about the lender's strategic shift? देखो लेंडर की स्ट्रेटजिक शिफ्ट पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है यार। इससे आप क्या लगा सकते हो, मिटिगेट रिस्क, नहीं यार, रिस्क का क्या है, रिस्क वहाँ लेंडर तभी लेता है जब सब कुछ चेक कर लेता है। मार्केट डिमांड, यार हम लोन लेने की कैटेगरी से मार्केट डिमांड को बिल्कुल जज नहीं कर सकते हैं, और केवल ये कुछ लेंडर्स की बात है, हम सारे जगह से नहीं ले रहे हैं। रेगुलेटरी चेंजेस इन्फ्लुएंसिंग लेंडिंग प्रैक्टिस, बिल्कुल नहीं। अब हमें अगर किसी चीज़ के, अगर हमें एजुकेशन के लिए लोन चाहिए और अगर कुछ भी मतलब अगर लेंडर के यहाँ से लेना है और वहाँ पे अगर कुछ रूल, लोन लेने में कुछ रूल चेंज होते हैं, तो हम एजुकेशन की जगह मेडिसिन के लिए लोन थोड़ी ना, हेल्थ लोन थोड़ी ना लेंगे।
नॉट इनफ डाटा इज गिवन इन द सिचुएशन। बिल्कुल, हम यहाँ से कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हैं। बस हम यहाँ से अगर कुछ पता कर पाएंगे तो बस ये पता कर पाएंगे कि लोन कितने का है और कौन से सेक्टर, कौन से कॉमर्शियल लोन कितना है, माइक्रो फाइनेंस लोन कितना है, ये पता कर पाएंगे। बाकी ऐसा कुछ भी हम इसमें से डाटा नहीं निकाल सकते हैं। लोन अमाउंट पता कर सकते हैं, उसमें भी लोन अमाउंट में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। Identifying and eliminating outliers in revenue data is crucial because they can outliers क्या होते हैं? अभी BDM प्रोजेक्ट में डाटा क्लीनिंग का नाम सुना होगा, डाटा को क्लीन करने के लिए। आउटलायर्स वो होते हैं जो हमारी डाटा में कहीं से एरर के कारण आ गए होते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ें एनालिसिस करने से पहले आउटलायर्स को रिमूव करते हैं। अब वो क्यों रिमूव करते हैं? ताकि हमारी एनालिसिस बिजनेस के लिए, जिस भी चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट हो सके। इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा सेट। डाटा सेट की एक्यूरेसी के लिए हम नहीं करते हैं, हम एनालिसिस के एक्यूरेसी कर लिए करते हैं। हम वही बोले ना, कौन सा सबसे परफेक्ट इसमें मिलता है। इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन हमेशा लगेगा कि 2 ऑप्शन करेक्ट ही करेक्ट हैं। वर्कलोड के लिए बिल्कुल नहीं, 4 से डाटा रिमूव कर देंगे तो मेरा कितना वर्कलोड घट जाएगा यार। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी यूजफुल इनसाइट। नहीं, सिग्निफिकेंटली स्क्यू ओवरऑल डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे मतलब परफेक्ट हम आंसर को देखेंगे कि सबसे ज्यादा कोरिलेटेड ऑप्शन कौन सा है। हाउ डज एन इंक्रीज इन द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अफेक्ट द EOQ। ये मैंने चैट जीपीटी से देखा था, फिर मुझे समझ में आया था। मुझे भी फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया, तो मैं वही ओपन कर देता हूँ। चैट जीपीटी ने क्रोम से देखा था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है जिसे यूज किया जाता है डिटरमाइन द आइडियल ऑर्डर साइज, जिसमें मिनिमाइज द कॉस्ट। जो कस्टमर की डिमांड के लिए है, उसमें जो भी प्रोडक्ट हैं उनके कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। हम यहाँ पे आएंगे, हाउ डज इंक्रीज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो अफेक्ट द EOQ। बिल डिक्रीज द EOQ नहीं, जब ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम बढ़ाएंगे तो हम कस्टमर की डिमांड के लिए क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इसको, मतलब प्रोडक्शन रेट को डिक्रीज करते हैं और EOQ को इंक्रीज करते हैं। ये प्रेडिक्टिबिलिटी बिल्कुल नहीं आएगी, अफेक्ट करेगा ही करेगा क्योंकि ये ऑर्डर से रिलेटेड ही है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में ही है, तो अफेक्ट के लिए तो इसका कोई चांस ही, नॉट अफेक्ट के लिए कोई चांस ही नहीं बनता है। इंक्रीज इट्स EOQ। Which of the following example is an example of anchoring effect used as nudge on e-commerce website। nudge का मतलब देखा था क्या होता है, किसी ने देखा था nudge क्या होता है? देखो, जैसे जो भी सेल्स ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, बड़े बड़े MNCs हैं जो बोले रिटेल पे आके काम करती हैं, तो MNCs लेकिन काफ़ी जगह पे अपने स्टॉक से ओपन करते हैं, स्टॉल ओपन करते हैं। ऐसे डीमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया। MNCs तो नहीं है ये, विद इन द कंट्री हैं, लेकिन फॉरेन में भी हैं कई जगह पे। मतलब बड़े जो जायंट कंपनी हो गई एक तरह से देख लें, ये क्या करती हैं, हमेशा कस्टमर की साइकोलॉजी से प्ले करती हैं। बिजनेस को क्या करती हैं, कस्टमर की साइकोलॉजी से रिलेट करती हैं। सेल्स में क्या होता है, सेल्स से पहले अगर आप कोई चीज़ खरीदने, परचेज करने जाओगे ना, तो देखोगे कि उनके कॉस्ट पहले कुछ ज़्यादा हैं, और वहीं पे बिग बिलियन डे में आओगे ना तो देखोगे शॉप जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी लो हो चुके हैं। तो वो साइकोलॉजी होता है। उसमें क्या होता है कि सेल्स से कुछ दिन पहले कस्टमर को उसमें साइकोलॉजिकली प्ले किया जाता है कॉस्ट को इंक्रीज करके। उसके बाद से क्या होता है कि सेल्स के टाइम पे उनका कॉस्ट जो है डिक्रीज कर दिया जाता है। हम कभी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो अब रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है, पहले चलता था कि काफ़ी चीज़ें इधर उधर की खाने की, अब क्या लोग हेल्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, हेल्दी आइटम की तरफ। अब रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट में जो ही आप एंटर करोगे, रेस्टोरेंट का नाम ही है कि हेल्दी रेस्टोरेंट, हेल्दी फूड रेस्टोरेंट, ऐसे करके नाम आ रहे हैं। तो जब आप उसमें जाओगे ना तो आप तो उसमें चले गए कि ये तो हेल्दी फूड्स बना रहा है, यहाँ पे साइकोलॉजी से रेस्टोरेंट प्ले कर गया आपके। तो बस उसी तरह का नज होता है हर चीज़ में। अब दिया है कि एंकरिंग इफेक्ट क्या है उसका, प्रेजेंटिंग हाई इनिशियल प्राइस नेक्स्ट टू सेल्स प्राइस टू डिस्काउंटेड, तो हमें अभी बता दिया। ऑफरिंग एवरी प्रोडक्ट एट फ्लैट डिस्काउंटेड, बिल्कुल नहीं, अगर सारे प्रोडक्ट को फ्लैट डिस्काउंट रेट पे कैसे बेच सकता है, हर जगह पे मार्जिन अलग अलग होती है। अब बोला डिस्प्ले द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम एक्सक्लूसिवली, नहीं बिल्कुल नहीं। जब हम जाते हैं सेल के टाइम पे
तो आप देखते हैं कि वो प्ले करते हैं। सेल्स के आइटम तो अच्छे रखते नहीं है, फ्रेश आइटम काफ़ी अच्छे रखते हैं। जब हम उसमें से देखते हैं, तो जब अगर कोई चीज़ पसंद भी आ गई तो हम वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ जाके पता चलती है वो ये तो सेल्स में है ही नहीं, ये तो फ्रेश आइटम है। लेकिन अब हम मुझे अब वो जो प्रोडक्ट है वो हमें पसंद आ गई है, तो हम क्या करते हैं, उसे परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे जो होती हैं, जो भी शॉप्स है, जो भी है, वो हमारी साइकोलॉजी से प्ले कर जाता है। ऑलवेज शोइंग ओनली द लोवेस्ट प्राइस अवेलेबल फॉर एवरी प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। साहब पहले ही लोवेस्ट प्राइस दिखा दोगे तो क्या ही होगा यार। पहले तो हम क्या करते हैं, हाई शो करते हैं, फिर जब सेल्स आता है तो उसको क्या करते हैं, हम कॉम्बो में ले जाते हैं और कॉम्बो में उसको सेल कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्काउंट तो लो होता है लेकिन उनकी मार्जिन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे साइकोलॉजी से वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द अंडरलाइंग rationale for PayBuddy offering a BNPL service without charging interest on the late fees? देखो, पहले पहले कई सारी कंपनियां आती हैं, जो भी आती हैं वो क्या करती हैं, उनका मेन पर्पज होता है कस्टमर्स के नंबर बढ़ाना, उनका ट्रस्ट जीतना, और जो है वो पहले मार्केट में अपने आप को एक ट्रस्ट वर्दी बिजनेस, लॉयल्टी, कस्टमर को सामने लॉयल होकर आती हैं। जैसे जियो आया था, पहले फ्री, फिर चार्जेस, फिर काफी ज्यादा चार्जेस, ऐसे करके। पर्सनल एग्जांपल नहीं है। तो क्या किया है, टू एक्यूमुलेट ए लार्ज अनपेड डेट दैट कैन बी रिटर्न। अरे कोई नहीं यार, कोई कंपनी इस अपने आप को इसलिए बिल्कुल नहीं लॉस में ले जाएगी कि उसको टैक्स में बेनिफिट मिले, बिल्कुल नहीं। to engage customer more deeply, increasing the transaction value and in per platform loyalty। हम तुरंत टिक नहीं कर रहे हैं, लास्ट तक जाएंगे, सारे क्वेश्चंस में सारे ऑप्शन चेक करेंगे। ये फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं है। assuming that late fees and interest can be retroactively supplied for long term profit, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कोई भी नहीं दे सकता है। पहले ही हम उनके अगर कस्टमर पे लगाने लगे चार्जेस, तो बिल्कुल नहीं। ट्रस्ट वर्दी बिजनेस अपने आप को साबित ही नहीं कर पाएंगे। अगर जियो पहले ही मार्केट में आके हाई रिचार्जेस प्लान लाता, तो वो कभी एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, जो भी कंपनियां थी, इनको पीछे नहीं कर पाता। टू अट्रैक्ट रेगुलेटरी स्क्रूटनी एज अ मार्केटिंग स्टंट टू गेन पब्लिक अटेंशन, नहीं। पब्लिक अटेंशन तो उसे चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल इसके लिए नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी होती है, अभी यहाँ पे आओगे, परफेक्ट एग्जाम्पल गेन इस पब्लिक से ज़्यादा आपको ये जो ऑप्शन है ना, काफ़ी रिलेटेबल और काफ़ी परफेक्ट लगेगा, क्लोज आंसर लगेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। रिएक्ट कर दो या चैट पे भेज दो। आगे चलते हैं। यहाँ पे है, इफ ए कंपनी आइडेंटिफाई अ सीजनल पैटर्न इन देयर सेल्स डाटा, हाउ शुड दिस इन्फ्लुएंस देयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। देखो, ऑप्शन को इसमें भूल जाओ, सारे ऑप्शन भूल जाओ। कोई भी कंपनी है, मैं खुद का मेरा शॉप है, हम यहाँ पे प्रीवियस सेल्स डाटा इसलिए देखते हैं क्योंकि हम सीजन के हिसाब से उस जो भी प्रोडक्ट है जो सेल हो रही हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनके स्टॉक को ज़्यादा रख सकते हैं। जब डिमांड उनकी ज़्यादा है तो उस समय स्टॉक उनका ज़्यादा रहे, जिस सीजन में डिमांड कम है उसमें स्टॉक को हम कम रखते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए इन्वेंट्री में यूज़ की जाती हैं। अब ऑप्शन पे आते हैं, इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर टू अवॉइड एनी पोटेंशियल स्टॉक आउट, बिल्कुल नहीं। अगर हमें यूनिफॉर्मली ही रखना है तो हम एनालिसिस क्यों करेंगे। एडजस्ट इन्वेंट्री लेवल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा सेल्स टू मैच द एंटीसिपेटेड सीजनल डिमांड, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम लास्ट तक जाएंगे। रिड्यूस द इन्वेंट्री लेवल ड्यूरिंग पीक सीजन, अरे यार पीक सीजन में हम इन्वेंट्री लेवल क्यों कम करेंगे। कीप इन्वेंट्री लेवल कांस्टेंट इग्नोरिंग सीजनल डिमांड टू सिंप्लीफाई लॉजिस्टिक, बिल्कुल नहीं। हम लॉजिस्टिक को सिंप्लीफाई करने के लिए अपना लॉस नहीं कर सकते हैं। स्टॉक को पर स्टॉक कर करके, कोई भी प्रोडक्ट का स्टॉक रख के। हाउ डज कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस रीजन बेनिफिट द सैम्पलिंग प्रोसेस इन सर्वे, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोट्स से है। हम होमोजीनियस रीजन इसीलिए यूज करते हैं ताकि वहाँ पे बाइसिंग ना हो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के लोग हो। इसमें तो इधर उधर देखने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, बाकी सारे देख लो। इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ सैंपल बाय मिक्सिंग डिफरेंट रीजन इनडिस्क्रिमिनेटली, बिल्कुल नहीं। फोकस सोलली ऑन अर्बन एरिया फॉर इंक्रीज डाटा एक्यूरेसी, भाई कोई भी कंट्री की
केवल अर्बन एरिया पे फोकस करके अपने आप को, क्या कोई भी डाटा केवल अर्बन एरिया पे पब्लिश करके, रिसर्च करके एक परफेक्ट रिसर्च नहीं हो सकती है। प्रियोरिटाइज हाई इनकम रीजन टू रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर हम केवल हाई इनकम रीजन को देखेंगे तो भारत में तो केवल 1 से 2% लोग ही एलाइट क्लास में आते हैं, बाकी 98% का क्या, उनकी पॉलिसी और उनके डिमांड्स, उनके बेसिस नीड्स का क्या होगा। बस होमोजीनियस इसलिए सेलेक्ट किया जाता है ताकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, हमको इजी होगा, बाइसिंग नहीं होगी। बाइसिंग कहने का मतलब ये है कि उन सबके पास एक ही चीज रहेगी। अब यहाँ पे वो कॉइन वाले बाइसिंग से मत रिलेट करने हैं, एक फेयर अनबायस्ड कॉइन ऐसे करके मत रिलेट कर लेना। In strategic manpower planning, which of the factor is the least relevant for determining the number of employee need? HR एक्टिविटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है मैन पावर प्लानिंग का, ठीक है। The historical turnover rate within the industry, the predict revenue for the next fiscal year. इसने बोला है लीस्ट रिलीवेंट, ये रिलीवेंट है। अगर हमें इंडस्ट्री का टर्नओवर पता रहेगा हिस्टोरिकल डाटा से तो हम मैन पावर प्लानिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हमें ये पता है कि ये टाइम मेरा पीक का है तो हम उस समय इम्प्लॉय ज़्यादा रखेंगे अपने यहाँ। अब कोई लाइट बनाने वाली कंपनी दिवाली के टाइम पे अपने इम्प्लॉय को नहीं हटा सकती है। टू प्रिडिक्ट रिवेन्यू फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, हर एक कंपनी का टारगेट होता है कि हम नेक्स्ट ईयर में कुछ इतना इनकम करेंगे, तो उस हिसाब से उसको मैन पावर की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है लीस्ट रिलीवेंट। द स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट, बिल्कुल अगर हमें पता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारे बारे में है, हमारे पास है, नॉलेज है उनकी, तो हम पहले से मैन पावर रखेंगे ताकि हमें आगे ज़रूरत पड़ने पे कोई कमी ना हो सके, मैन पावर की कोई दिक्कत ना हो सके। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, द करेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द मार्केट। देखो यार, मार्केट है ना, मार्केट कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अगर ऐसे मिल गया ना किसी कंपनी, किसी भी कंट्री का मार्केट, तो ये समझ लो ना उस कंपनी में, उस कंट्री में कुछ हो ही नहीं रहा है, उस मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है। मार्केट का मतलब ही ऐसे रहना। अभी अगर कोई यहाँ पे स्टॉक मार्केट में होगा, जो भी देखता होगा, अभी देखा था इलेक्शन के टाइम पे 4 जून को मार्केट की क्या कंडीशन थी। कुछ मार्केट ऐसे जा रहा था, पूरा ऐसे गिरा था, लेकिन नेक्स्ट डे आके मार्केट फिर अपने आप को कवर कर लेगा, पूरा ऊपर तक चला गया। तो बस ये है, मार्केट हमेशा जो है कभी स्टेबल जल्दी नहीं हो सकता है। जिस भी जहाँ पे भी अगर आपको दिखे ना, जैसे आदमी की पल्स रेट चलती है आईसीयू में, अगर स्ट्रेट हो जाती है तो आदमी चला जाता है, वैसे अगर कभी मार्केट का अगर डाटा स्ट्रेट हो गया ना तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। मार्केट का हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना ही उसके परफेक्ट वे पे होने का प्रूफ देती हैं। अगर स्ट्रेट हो गया तो कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 346 है, in the context of IT service, what is the primary purpose of maintaining a bench or buffer of employee? देखते हैं, अगर हम एग्जाम देने भी जाते हैं तो बफर कंप्यूटर रखे रहते होंगे। क्यों रखे रहते हैं? वो बेसिकली आईटी कंपनी ही है, सर्विस कंपनी ही है जो हमें कराती है। टाटा जो है, टीसीएस आया नहीं, हमारा एग्जाम कराती है, एक आईटी सर्विस कंपनी है, तो वो हमेशा हर एक सेंटर पे बफर कंप्यूटर रखती है, बफर इनपुट। तो वैसे ही अगर हम कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे इम्प्लॉयज भी बफर रखे रहते हैं। टू हैव रिसोर्सेज रीडली अवेलेबल फॉर अनसीन प्रोजेक्ट डेट, बिल्कुल अगर हमें इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ गई तो उनके लिए हमारे पास रिसोर्सेज पहले से होंगी। अभी इसको डायरेक्ट टिक नहीं करेंगे, सारे ऑप्शंस को जरूर पढ़ेंगे। टू कीप अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज ऑफ क्रिटिकल प्रोजेक्ट, अरे नहीं यार, अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है तो हम उनको क्रिटिकल प्रोजेक्ट के लिए रखेंगे ही क्यों? आगे के प्रोजेक्ट के लिए हम उससे पहले ही अच्छे एम्प्लॉय हायर कर लेंगे ना। टू रिड्यूस द कंपनीज ओवरऑल पेरोल एक्सपेंसेस, बिल्कुल नहीं, जब बफर में है तो उनका चार्ज तो हमें देना ही पड़ेगा। टू कंप्लाई विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एचआर प्रैक्टिस, एचआर प्रैक्टिस के लिए हम इम्प्लॉय नहीं रख सकते, हम कंपनी को नुकसान नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक डाटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, सेल्स क्वांटिटी है, रिवेन्यू है, इनका ग्राफ दिया हुआ है। एक ग्राफ, सेकेंड ग्राफ रिवेन्यू वर्सेस प्रोडक्ट प्लॉट है, ये सेल्स वर्सेस प्रोडक्ट है, ये एक स्कैटर प्लॉट है सेल्स एंड रिवेन्यू का, ठीक है।
यहाँ पे आते हैं, अब सब क्वेश्चन है, इन सारे ग्राफ को ले करके डाटा है ये सारा, पहले तो मेरा क्वेश्चन का पार्ट है। अब आगे सब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ यू कलर कोड द डाटा पॉइंट ऑन द स्केटर प्लॉट बाय प्रोडक्ट कैटेगरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड लाइकली बी ट्रू। इसने बोला है कि अगर हम डाटा पॉइंट को स्केटर प्लॉट पे कलर कोड करते हैं तो फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू होगा। पहले तो एक बार हम स्केटर प्लॉट देख लेंगे, समझ लेंगे क्या दिया हुआ है इसमें, किसके वर्सेस किसके में बना हुआ है। ब्लू पॉइंट सेल्स क्वांटिटी है, रेड पॉइंट्स रिवेन्यू में है, सारे यहाँ पे हैं। All category will cluster together showing no distant grouping. Electronic might form a cluster with higher revenue compared to other category. Cloth will show the highest sales quantity and revenue. Home appliances will demonstrate the least variability in sales quantity and revenue. अब यहाँ पे बिना डाटा बिना ग्राफ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम आएंगे, अब हमारी रफ की सीट चलने लगेगी। अब यहाँ पे आए, पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक की रिवेन्यू यहाँ पे लिखेंगे, टोटल रिवेन्यू। मैंने पहले से कुछ सॉल्व करके नहीं रखा है। फिर क्लॉथिंग की रखेंगे रिवेन्यू, होम एप्लियंस की रखेंगे। होम एप्लियंस मेरे पास कितनी है, 2 हैं। क्लॉथिंग भी 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी 2 हैं। अब हम इनको डायरेक्ट नहीं रख सकते, ठीक है। पहले यहाँ पे आओ, ये बिल्कुल ये सेम प्रोडक्ट नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में है लेकिन प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट है, मतलब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ईयरफोन और स्मार्टफोन, ईयरफोन और नेक बैंड जो भी आता है वो इलेक्ट्रॉनिक ही है लेकिन कैटेगरी उनकी अलग अलग है। अब यहाँ पे इसका रिवेन्यू देखेंगे, पर क्वांटिटी पे पहले रिवेन्यू देख लो। ये 30 रुपीज़ का आएगा, 15 रुपीज़ का आएगा, 50 का आएगा होम अप्लियंस पे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 30 का आएगा। क्लॉथिंग में यहाँ पे 15 से डिवाइड करोगे 150 को तो 50 आएगा, 15 आएगा। 80 से इसमें डिवाइड करोगे 40 आएगा। ओके, अब यहाँ पे हाईएस्ट रिवेन्यू देख लो, लोवेस्ट रिवेन्यू देख लो। इलेक्ट्रॉनिक का टोटल रिवेन्यू कितना है, 4500 7500। इलेक्ट्रॉनिक का रिवेन्यू आएगा 12 के। अगर हम क्लॉथिंग पे आ जाएंगे तो 3000 22,500 522 ये नहीं है, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। $7,250 माउस से अच्छे से नहीं लिख सकते यार। फिर होम अप्लियंसेस पे आ जाएंगे, 5000 यहाँ पे है, 3200 यहाँ पे है, 8200, ठीक है। हमने ये रिवेन्यू देख लिया, सारे रिवेन्यू देख लिए। एवरेज करोगे फिर भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। अब यहाँ पे होम अप्लियंस में देखो, यहाँ पे ये 50 है, ये 40 है। अब इन दोनों को यहाँ सारे निकाल लो। इसमें सब क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है आपके पास कि पहले तो क्वेश्चन देखिए, सारे सब क्वेश्चन देख लो। मैंने सारे सब क्वेश्चन देख लिए थे इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब फाइंड कर ले रहा हूँ। पहले एक एक पे जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी यार। अब होम अप्लियंस में देख लो, 40 आ रहा है पर रिव्यू, पर प्रोडक्ट रिवेन्यू, और यहाँ पे 50 आ रहा है, तो एवरेज ले लो। 40 प्लस 50/2, ओके, 45 आ जाएगा, ठीक है। नहीं हो रहा है यहाँ पे, 45 आ जाएगा।
ये होम अप्लायंस का एवरेज आ गया पर प्रोडक्ट। क्लॉथिंग में आएंगे 15 यहाँ भी है 15 यहाँ भी है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, 15 ही हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू। इलेक्ट्रॉनिक में आएंगे 30 यहाँ पे है 30 यहाँ पे है, 60/2 आ जाएगा, 30 ही आएगा। कुछ कैलकुलेशन अगर मिस्टेक ना हुआ एक बार देखते रहना खुद से भी। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे। इसने बोला कलर कोड डाटा पॉइंट करना है स्कैटर प्लॉट पे प्रोडक्ट कैटेगरी में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड लाइकली बी ऑल कैटेगरी वी क्लस्टर टुगेदर शोइंग नो डिस्टिंक्ट ग्रुपिंग। बिल्कुल ग्रुपिंग तो शो करेंगी यार, सारे एक साथ नहीं आ सकती हैं, सारे के रिवेन्यू अलग हैं, सारे के सेल्स क्वांटिटी अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइट फ्रॉम ए क्लस्टर विच हायर रिवेन्यू कंपेयर टू अदर कैटेगरी। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक में देखो रिवेन्यू ज़्यादा है, इस सेल्स डाटा से देख लो 12K का है, बाकी सब जो हैं 8K के अप्रॉक्स में ही है, 7250 है 8200 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का रिवेन्यू ज़्यादा है। अभी हम सारे ऑप्शन पे जाएंगे। क्लॉथिंग विल शो हाईएस्ट सेल्स रिवेन्यू क्वांटिटी एंड रिवेन्यू। देखो पहले तो सेल्स क्वांटिटी को ऐड करने की अभी नीड ही नहीं है, हमने रिवेन्यू ऐड कर लिया। क्लॉथिंग में रिवेन्यू इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा नहीं है। होम अप्लायंस विल डिमॉन्स्ट्रेट द लीस्ट वेरिएबिलिटी इन सेल्स क्वांटिटी एंड रिवेन्यू। यहाँ पे आते हैं वेरिएबिलिटी लो लीस्ट क्वांटिटी विच होम अप्लायंसेस 80 है, 100 है, 5000 है, 3200 है, वहाँ पे 150, 14, 250, 200, 500। देखो यहाँ पे अगर वेरिएबिलिटी में आएंगे, होम अप्लायंसेस एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, हम कैसे कह सकते हैं कि लीस्ट वेरिएबल है यार। अगर आप इसमें एग्जैक्ट में जाएंगे ना, एकदम रिलेटेबल आंसर में, आपको ये करेक्ट मिलेगा। इसको आप नहीं कह सकते कि लीस्ट वेरिएबल सेल्स क्वांटिटी जो डाटा है उसमें हम लीस्ट वेरिएबिलिटी की फाइंडिंग ही नहीं कर सकते हैं बेसिकली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडरिंग द गिवन डाटा विच कैटेगरी इज हाईएस्ट एवरेज रिवेन्यू। हाईएस्ट एवरेज रिवेन्यू किसकी है इसमें? होम अप्लायंसेस की है, यहीं पे फाइंड कर लिया 45 है, क्लॉथिंग की 15 है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की 30 है। तो फिर यहाँ पे आएंगे होम अप्लायंसेस डायरेक्ट करेक्ट है, ये फाइंड कर लेना, मैंने पहले ही फाइंड कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल के फॉर्मूले। पहले ही बोले थे एक्सेल के फॉर्मूले 2 से 2.5 घंटे का कोई भी ट्यूटोरियल होगा देख लेना, 2x पे करके देखना, बहुत ही हो सकता है हेल्प हो सकती है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, मतलब ये 66% ऑफ पेपर है, ये मार्क्स है पेपर में। इसने अब यहाँ पे क्वेश्चन को आते हैं मैथ्स के मार्क्स डिजाइन करने हैं, इफ फंक्शन यूज कर रहा है टीचर, एक्सेल फॉर्मूला क्या होगा? इफ सी लेस देन 20 ए ग्रेड, इफ सी ग्रेटर देन 15 बी ग्रेड, इफ सी ग्रेटर देन 10, सी इक्वल टू 20 का क्या और लेस देन 20 का मतलब सारे हो जाएंगे। फिर तो पहले इसने चेक कर लिया लेस देन 20, पहले तो फर्स्ट फंक्शन ही चलता है इसमें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये सभी को पता है। इफ सी टू लेस देन 20 बिल्कुल नहीं। अब इसमें आते हैं इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है, पहले ये चेक करेगा कि 20 या 20 से अब किसी का है तो ए है, नहीं है इसको छोड़ देगा। फिर एक एक रो पे जाएगा, इस पे ऐसे ऐसे करके पहले चेक करेगा, इस पे चेक किया, अगर ये है तो ये कंडीशन अप्लाई हो गया, बाकी रन ही नहीं करेगा इस जो एक सेल है, और फिर सेकंड पे आ जाएगा, फिर सेकंड पे ऐसे ऐसे करके सारे लगाएगा, वैसे होगा। पाइथन सबने किया। अब फिर बोला है इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये चेक कर चुका, ये कंडीशन करेक्ट नहीं है, तो फिर इस पे आएगा। C2 जो है 15 के इक्वल या ग्रेटर देन है तो B ग्रेड दे देगा, अगर ये भी नहीं है तो इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है C ग्रेड दे देगा, अदरवाइज D दे करके खत्म कर देगा। C2 लेस देन इक्वल टू 20 बिल्कुल नहीं, तो अगर लेस देन 20 पे जाना है और फिर C2 15 पे 15 से भी लेस पे ले रहा है, ये तो ग्रेडिंग का कोई क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई। अब 10 से इक्वल और 10 से लेस देन C2, तो फिर यहाँ पे ये D का क्या काम है? कोई काम है यहाँ पे D का? बिल्कुल नहीं, D तो बेकार हो गया ना फिर यहाँ पे। अगर यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला 10 से नीचे जितना भी होंगे सबको C दे के खत्म कर देगा। यहाँ पे अपना थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है।
नेक्स्ट पे आते हैं, 4 कैंडिडेट्स आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर ऐसी पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हायरिंग कमिटी है, रेट कर रही है बेसिस ऑन देयर रिलेवेंट स्किल they possess, number of day they can join in, number of relevant certificate they hold, and their year of relevant experience. Give all the criteria the same weightage, evaluate the data, and determine which candidate should be ranked highest among the criteria given criteria. मोर स्किल मोर सर्टिफिकेट को हमें प्रियोरिटी देनी है, मोर एक्सपीरियंस बेटर होंगे, और डे ऑफ ज्वाइनिंग जो है फ्यूअर डेज ऑफ ज्वाइनिंग जो वो बेटर होगी। अब देखो, पहले तो इन सब का टोटल एक बार कर लो, नीड तो नहीं है, अगर हमें समझ में नहीं आएगा, जब मुझे मैं सॉल्व कर रहा था ये तब का है, तो मैंने ये सबका टोटल करके यहाँ 50 लिखा था, और फिर हमें डे टू ज्वाइन हटा दिया, बाकी सभी को ऐड कर लिया 20, सबको ऐड किया 20, 67, 22, इसके लिए डे टू ज्वाइन रिमूव करके 22, 24। अब देखो, इसमें स्किल सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का सम जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो और बाकी में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसको पहले ही एक कैटेगरी दे देते हैं, कैंडिडेट डी। अब एलिमिनेशन लगाओ, ये बी हटेगा, सी हटेगा, अब हमारे पास आया 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, इन सब में होता है, हमने जेई से करके आ रहे हैं, एलिमिनेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं ए बी सी में। अब 24 से नीचे क्या है, 22, 22। अब देखो, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22। अब इसने क्या बोला है, फ्यूअर डेज टू ज्वाइन इज बेटर। अब यहाँ पे डेज टू ज्वाइन में आओ, ये 45 डेज है और ये 20 डेज है। अब हम इसमें आएंगे तो मेरा कौन सा बेस्ट है, कैंडिडेट सी, मतलब डी सी। अब डी सी पे आ जाओ, करेक्ट ऑप्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, मतलब समझने के हिसाब से थोड़ा ट्रिकी है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A company has noticed that its average day of inventory are significantly lower than the industry standard. Which of the following statement describe the potential consequences of this situation? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इन्वेंट्री क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़नी है, एक शब्द में सारी इन्वेंट्री हमारी गड़बड़ हो जाएगी, सारे आंसर पलट जाएंगे। एवरेज डेज ऑफ इन्वेंट्री आर सिग्निफिकेंटली लोअर है, ठीक है, कम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। इंक्रीज कैरिंग कॉस्ट ड्यू टू, अब बोला है कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेज जो है पोटेंशियल है सिचुएशन आ सकती है। इंस्टेड कैरिंग कॉस्ट ड्यू टू होल्डिंग एक्सेस इन्वेंट्री, अरे नहीं यार, जब एवरेज डे से ही कम है तो हम, मतलब जैसे इन्होंने बोला है कि कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है, अगर इन्वेंट्री हम ज़्यादा रख लेंगे, हम रख सकते हैं, लेकिन ये सही है, लेकिन कब सही है, जब मेरे पास एवरेज डे ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास पहले से हो। इनके पास तो एवरेज डे से भी कम है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हायर लाइकलीहुड ऑफ स्टॉक आउट, बिल्कुल, जब एवरेज डे से ही कम है तो स्टॉक आउट होने की समस्या सबसे ज़्यादा है। और जब कोई कंपनी डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पाती है तो उसके सेल्स भी लॉस्ट हो जाते हैं। हम एक उसका सब्स्टिट्यूट ऑप्शन खोजने लगते हैं, मार्केट में सर्च करने लगते हैं कि इसी की तरह क्या चीज़ और मिल रही है। लीस्ट नीड फॉर वेयर हाउस स्पेस रिड्यूसिंग स्टोरेज कॉस्ट इफिशियंसी, बिल्कुल, अगर हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वेयर हाउस ज़्यादा रख के क्या करेंगे, हम वेयर हाउस भी तब कम ही रखेंगे, जब हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम स्टोरेज लेके क्या करेंगे आप। लोअर इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस रिस्क एंड रिड्यूस वेस्टेज, अरे कंपनी खोली है तो वेस्ट और रिड्यूस थोड़ी ना देखेंगे यार, जितनी चल रही है पहले उसको चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शायद इसके बाद कितना बचा है, भी बचा है, काफी क्वेश्चन है। कंसीडरिंग द सेल्स डाटा एंड इन्वेंट्री, MSQ है, इस बात का ध्यान देना। लेवल ऑफ SKU cities distribution center like Hyderabad, Cochin, Madras, what would be the significant risk if average sales drastically change over a short period? अब इसने बोला है कि एक कंसिडर करना है एक सेल्स डाटा जिसका स्टॉक कीपिंग यूनिट सिटीज है हैदराबाद, कोचिन, मद्रास। अब बोला है कि सिग्निफिकेंट रिस्क क्या हो सकते हैं अगर एवरेज सेल्स डायरेक्टली चेंज हो रहा है एक शॉर्ट पीरियड में ही। ओवर एस्टिमेशन ऑफ इन्वेंट्री नीड्स लीडिंग टू एक्सेस स्टॉक, बेटा अगर हम मार्केट को अगर चेंज हो रहा है, हमने ये सोच लिया कि आज इतना मतलब चेंज हुआ, थोड़ा सा गिर गया, फिर चेंज हुआ, थोड़ा सा गिर गया, फिर चेंज हुआ,
अगर हम इस हिसाब से देख लें कि मान लो आज यहाँ पे मार्केट है, हम इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते कल मार्केट यहाँ चला जाएगा। तो अगर हम इसको एस्टिमेट ओवर कर देंगे तो हमारे पास स्टॉक जो है वो ज़्यादा आ जाएगा। अंडर एस्टिमेशन ऑफ लीड्स टाइम फॉर इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट, बिल्कुल नहीं, हम अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते यार इस मार्केट को। मेरे पास एक ही एग्जांपल है, जब इलेक्शन रिजल्ट के टाइम पे स्टॉक मार्केट का निफ्टी का ग्राफ देखना, उसमें भी आप अगर जिन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था उनका काफ़ी ज़्यादा चला गया, जिन्होंने ओवर एस्टिमेट किया उनका भी लॉस हो गया, लेकिन जो स्टेबल रह गए थोड़ा सा अपने आप को उस कंडीशन में, वो काफ़ी अर्न भी किए थे। अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। इन एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओपनिंग स्टॉक, हाँ हो सकता है, अगर हम मतलब ये भी तो हो सकता है अगर हमारे पास कोई चीज़ें बार बार चेंज हो रही हैं, हम उसके लिए एक मार्केट को गलती नहीं दे सकते। जो भी एनालिसिस है वो एज पर द हमारे डाटा के हिसाब से, अगर हमने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है ओपनिंग स्टॉक में, हमारी 4 बिक गई, लेकिन यहाँ पे अगर हम 6 या 3 ले लेते हैं तो ये भी हमारे लिए एक इनएक्यूरेट कैलकुलेशन है जो हमारे सारे एवरेज को चेंज करके रख देगा। ये एक बेटर एग्जांपल है इसका। मिस अलाइनमेंट बिटवीन सेल्स फोरकास्ट एंड एक्चुअल सेल्स डाटा, बिल्कुल हो सकता है, हमें लगता हो, जैसे हमने उसका एग्जांपल दिया था ओई में 75 केमी एवरेज बताती है कोई भी बाइक कंपनी, जब ऑन रोड लेके आओ तो 70 केमी की ही एवरेज मिलती है। ये एक मिस अलाइनमेंट है, सेल्स जो ऑन पेपर पे मिल रहा है और रियल में जो मिल रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा जब हम एमएसक्यू में आएगा, हम बिल्कुल सोच ही नहीं पाएंगे कि इसमें से चारों टिक करें या ना करें। तो एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में देने लायक है। मुझे खुद नहीं समझ में आया था चारों करेक्ट कैसे हो सकता है एक ही बार में। ये भी सही लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, लेकिन फिर हम एक बार आएंगे कि चारों करेक्ट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, एक छोड़ देते हैं या फिर ये कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरनल सोर्सिंग। एचआर रिक्रूटमेंट का ये क्वेश्चन है जिसमें हम इंटरनल सोर्सिंग करते हैं। इट इलिमिनेट द नीड फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंटायरली, अरे नहीं यार, पूरा नहीं रिक्रूट, वो खत्म नहीं कर देता, हम बाहर से रिक्रूट ही नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है, उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट में है। इट गारंटी 100% सक्सेस रेट इन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पोस्ट ट्रांजिशन, नहीं। कुड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग द जॉब पोजीशन, हाँ स्पीड अप कर सकते हैं। हम बाहर से सारे किसी का कैंडिडेट हायर करने जाते हैं तो पहले एग्जाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कई सारे परफॉर्मेंस देखते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर हमारी कंपनी में पहले से एम्प्लॉय हैं, हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो हम उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे कर सकते हैं, जल्दी से इनकी स्टाफिंग कर देंगे, जल्दी से उस प्रोजेक्ट में न्यू एम्प्लॉय हमें मिल जाएंगे, तो उसमें स्पीड अप हो गया रेदर देन रेगुलर हायरिंग से। इंटरनल सोर्सिंग में स्पीड कम लगती है। बेटर फैमिलियरिटी रिड्यूस द रिस्क दैट सेलेक्टेड पर्सन मे टर्न आउट टू बी इनकम्पिटेंट, हाँ बिल्कुल, हम पहले से एम्प्लॉय के बारे में सारा जानते होंगे, उसका बिहेवियर, उसका सारी चीज़ें, तो हमें जो रिस्क होगा कि वो छोड़ के चला जाएगा या उसका बिहेवियर कैसा होगा किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, इन सब चीज़ों में हम रिस्क नहीं ले पाएंगे, वहाँ पे रिस्क जो है वो कम हो जाएगा और हम उस एम्प्लॉय से फैमिलियर भी रहेंगे, तो हमारी जो काम होगा, जो भी प्रोजेक्ट पे वर्क होगा, वो काफ़ी एक ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Imagine you are efficiency consultant hired by ABC Corporation, a company that manufacture automotive parts. Your first assignment is to evaluate the performance of their primary production line. प्राइमरी प्रोडक्शन लाइन को हमें इवेल्युएट करना है। अब कुछ ऐसा डाटा जब दिखने लगे ना, प्लान आवर्स का, अनएक्सपेक्टेड लॉस्ट टाइम का, यूनिट का, एक्चुअल यूनिट का, असेंबल्ड में, डिफेक्टिव में, यहाँ पे तो डायरेक्टली बता दिया OEE, यहाँ पे देख के ही पता चल जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन, ये मैंने पढ़ा नहीं अभी, ये देख के ही पता चल जाएगा। यहाँ पे OEE की बात हो रही है। OEE का फॉर्मूला अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस क्वांटिटी, इस भरोसे बिल्कुल मत जाना कि फॉर्मूला देगा, बिल्कुल फॉर्मूला नहीं दे सकता है, इनकी मर्जी है। अब अवेलेबिलिटी में हम क्या करते हैं इसका देख लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है इससे। OEE का एक क्वेश्चन यहाँ भी मैंने बताया होगा।
नहीं बताया। ओई का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। अवेलेबिलिटी होती है प्लान्ड टाइम, लॉस्ट टाइम। तो यहाँ पे पहले लॉस्ट टाइम को हम पहले माइनस कर लेंगे। 700 आने हैं जिसमें 60 आवर्स खत्म हो गए, लॉस्ट हो गए। तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स हो गए 640 बाई 700, ये हमारी अवेलेबिलिटी हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे परफॉर्मेंस कितनी है, जितने यूनिट हम बनाने चाह रहे हैं। ऑन पेपर पे क्या है 200 यूनिट पर आवर, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या मिल रहा है 180। 180 बाई 200 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे दे रहा है एजेंबल तो इतने यूनिट हो रहे हैं पर इतने जो हैं डिफेक्टिव निकल रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी क्वालिटी का रेशियो क्या आ गया, 700 को 14,000 में से माइनस करेंगे, 13,300 बाई 14,000। अब यहाँ पे इंटू 100 कर लेना, या इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, कैलकुलेशन खुद से कर लेना, मेथड यही है, आंसर परफेक्ट आएगा। अब देखो सॉरी इसका प्लीज आंसर एक हमें, बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आप? हाँ कर दे रहा हूँ। ओई के क्वेश्चन में पहले हमारा हाँ जी। अवेलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, क्वालिटी है। अगर हम अवेलेबिलिटी पे अगर हम आएंगे तो हम पहले देखते हैं प्लान्ड आवर्स मेरा क्या था, प्लान्ड टाइम क्या था 700 आवर्स का था, और लॉस्ट टाइम क्या है 60 आवर्स का है। तो हम पहले देख लेते हैं मेरा एक्चुअल टाइम, वर्क टाइम क्या आएगा। तो माइनस करेंगे 60 आवर्स लास्ट लॉस्ट टाइम को, तभी हमारा 700 में से माइनस करेंगे, हमारा एक्चुअल टाइम आया 640 बाई 700। ये अवेलेबिलिटी आ गई मेरी। अब परफॉर्मेंस में आएंगे, परफॉर्मेंस में होता है कि ऑन पेपर रिकॉर्ड क्या है और हमें एक्चुअल में क्या मिल रहा है। ऑन पेपर रिकॉर्ड है कि ये 200 यूनिट्स पर आवर असेंबल करेगा, जबकि हमें एक्चुअल में क्या मिल रहा है 180 यूनिट्स। तो परफॉर्मेंस हो गया 180 बाई 200। और फिर आता है क्वालिटी। तो क्वालिटी में होता है कि हम असेंबल कितने यूनिट कर रहे हैं, मेरा फ्रेश पीस कितने हैं, डिफेक्टिव पीस कितने हैं। तो डिफेक्टिव को हम माइनस कर देंगे, डिफेक्टिव माइनस कर दिया 700, 13,300 बाई 14,000 इंटू 100। ओके, और इंटू 100 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सीधा बोला है। अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा, और इन्हें कैसे चाहिए, ये फॉर्मेट में चाहिए, तो इनको 100 कर लेंगे। ठीक है, या थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ए बी टेस्टिंग का है। इसका एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया है उसमें बताया हुआ है, इसमें भी बता रहा हूँ। ये नो ग्रुप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, यहाँ पे आओ। Let's consider a mobile gaming company that has launched a new feature, test to see impact of new game tutorial version aimed at improving player retention in game। कोई गेम है उसमें पहले ओल्ड वर्जन था, अपडेट आया, एक न्यू वर्जन आ गया। अब इसमें यूजर आईडी दिया हुआ है, कितने यूजर आईडी है मेरे पास 220 यूजर है। ग्रुप दिया हुआ है ए बी करके, इनकी डेली प्ले टाइम जो है, गेम परचेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे गेम परचेज 01 का क्या मतलब है, यहाँ आगे आके पता चलेगा। गेम वर्जन क्या है, ओल्ड है, न्यू है। ठीक है, ओल्ड जो अपडेट से पहले का है, न्यू है। अब प्लेयर का एक्सपीरियंस क्या है, फ्री फायर में जैसे था, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। इवेल्युएट द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू गेमिंग ट्यूटोरियल ऑन प्लेयर इंगेजमेंट, हाउ डज द एवरेज प्ले टाइम मिनट कंपेयर बिटवीन टू ग्रुप। अब बोला एवरेज प्ले टाइम हमें देखना है। ऑप्शन पे आ जाओ। ग्रुप बी है सिग्निफिकेंटली हाई एवरेज टाइम इंडिकेटिंग द न्यू ट्यूटोरियल इज मोर इंगेजिंग। अब देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। विच गेमर एक्सपीरियंस बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द न्यू गेम ट्यूटोरियल, कंसिडरिंग न्यू ट्यूटोरियल इम्पैक्ट विच स्टेटमेंट। मतलब हमें पहले तो डाटा चाहिए, हमें डाटा रिक्रूट इसमें से पहले हमें निकालना पड़ेगा। सबको डिलीट करो। अब यहाँ से समझ में आया 01 क्या हमें शो कर रहा है। एक फ्री वर्जन होता है और एक परचेज का होता है। अब इसमें 0 जो है विदाउट सब्सक्रिप्शन वाले हैं, 1 जो है ये सब्सक्रिप्शन वाले हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, काफ़ी टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा है और मैं यहाँ माउस से लिख भी नहीं पाऊंगा। मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। पहले तो ग्रुपिंग कर लो। ए में देख लो कितने लोग हैं, बी में देख लो कितने लोग हैं। ए में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। बी में भी 10 ही होंगे। अब ये देख लो न्यू कितने हैं, ओल्ड कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। न्यू 10 है, ओल्ड 10 है, ठीक है। अब यहाँ से आओ, ये 10 है, न्यू कितने हैं इसमें, ओल्ड कितने हैं इसमें। न्यू कितने हैं इसमें, ओल्ड कितने हैं इसमें, ये फाइंड कर लेना। और ए का एवरेज प्लेइंग टाइम, बी का एवरेज प्ले टाइम, फिर न्यू एंड ओल्ड का एवरेज प्ले टाइम फाइंड कर लेना। ओके, अब यहाँ पे इसी के हिसाब से चलते हैं। Evaluate the influencer of new game tutorial on the player engagement. How does average play time changes compare between two groups? अब इसने बोला है 2 ग्रुप्स का बताना है हमें कि प्ले टाइम कितना है। अब हम ग्रुप ए का प्ले टाइम ऐड कर लेंगे, ग्रुप बी का प्ले टाइम ऐड कर लेंगे। अब जिसका भी ज़्यादा आएगा इसके हिसाब से ए का हाइयर आ रहा है प्ले टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है देखो, इंडिकेटिंग न्यू ट्यूटोरियल इज मोर इंगेजिंग, ओके, suggesting the old tutorial is more engaging. The average play time is higher in group B but significantly suggesting a slight advantage of new tutorial. Indicating the new tutorial has minimal part. देखो पहली बात तो हमारा प्रीवियस फर्स्ट प्राइमरी क्या था, एवरेज प्ले टाइम। एवरेज प्ले टाइम का मेरा क्या ऑप्शन आया, ए आ गया। ए का जो एवरेज प्ले टाइम ज़्यादा है, ठीक है। अब ए में यहाँ पे मैंने बोला था ना, ए में देखो न्यू कितने हैं, ओल्ड कितने हैं। अब ए में देख लेते हैं, ओल्ड 1 है, 2 है, 3 है, ए वाले सब 4 है। ओल्ड हैं और बी वाले सब न्यू हैं। हाँ ठीक है, ये मतलब कोई परफेक्ट, क्या बोलते हैं यार, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि ए में सारे ओल्ड होंगे या बी में सारे न्यू होंगे। एक बार काउंट कर लेना, ए में ओल्ड भी ज़्यादा है और इनका हाई एवरेज टाइम भी ज़्यादा है। वैसे तो नहीं काउंट करोगे, अगर ज़्यादा ऑप्शन रहेगा तब ना देखोगे। इसमें 2 ही ऑप्शन ही है, तो प्राइमरी में ही देख लो, ए का एवरेज टाइम ज़्यादा है, सेकंड चेंज करने का, चेक करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर यही हो जाता है ए का ज़्यादा है, सजेस्टिंग न्यू ट्यूटोरियल इज इफेक्टिव, तो हमें चेक करना पड़ता। ये कर लेना। विच प्लेयर एक्सपीरियंस लेवल बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द न्यू गेम ट्यूटोरियल इन टर्म्स ऑफ गेम परचेज। अब यहाँ पे आ जाओ, गेम परचेज है, देख लो, ओल्ड 0, ओल्ड 1। अब यहाँ पे काउंट कर लेना, 1 वाला वन वाला परचेज में है और 0 वाला विदाउट सब्सक्रिप्शन वाला है, ऐसे देख लेना। अब इनको ऐड कर लेना, देख लेना ओल्ड में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है कि न्यू में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है। इन्होंने दिया नो नोटिसेबल डिफरेंस इन परचेज बिहेवियर अक्रॉस एक्सपीरियंस लेवल। अरे नहीं, ये नहीं देखा था। हाँ, ये एक्सपीरियंस लेवल पे बात किया है भाई। ये एक बार एक्सपीरियंस से भी मैच कर लेना कि परचेज में बिगिनर कितने हैं, इंटरमीडिएट कितने, एडवांस कितने हैं, ऐड कर लेना। जब डाटा निकालोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। नो नोटिसेबल डिफरेंस considering new tutorial impact, which statement best reflect the data observed. New tutorial is universally improved in game purchase across all player. अब देख लेना न्यू ट्यूटोरियल का परचेज ज़्यादा है कि ओल्ड ट्यूटोरियल का, वहाँ से इस स्टेटमेंट का यस और नो पता चलेगा, करेक्ट है कि फॉल्स है। ओनली एडवांस प्लेयर शो अ सिग्निफिकेंट अपस्टिक इन डेली टाइम विथ न्यू ट्यूटोरियल। अब न्यू ट्यूटोरियल में देख लेना एडवांस लेवल वाले कितने हैं, इंटरमीडिएट वाले कितने हैं, बिगिनर वाले कितने हैं, इनका प्ले टाइम का एवरेज लेना, वहाँ से पता चल जाएगा इस स्टेटमेंट के बारे में ये सही है कि गलत है। लेकिन कोई भी एक फाइंड करने से पहले चारों जरूर पढ़ना कि हम एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम समय किस में दे सकते हैं। एडवांस प्लेयर हैव अ हायर परचेज रेट इन द न्यू ट्यूटोरियल। अब ऐड कर लेना कि न्यू ट्यूटोरियल में एडवांस वालों ने ज़्यादा खरीदा, परचेज किया है, इंटरमीडिएट वालों ने कि बिगिनर वालों ने। यहाँ से इस स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाएगा। अभी तो सब रॉन्ग है, तो यहाँ मुझे पहले से आंसर दिख रहा है।
ये हो गया, ये हो गया, न्यू के बारे में खत्म हो गया। अब फिफ्थ ऑप्शन है ऑल प्लेयर्स हैव डिक्रीज देयर प्ले टाइम पोटेंशियली इंडिकेटिंग डिसलाइक फॉर द न्यू ट्यूटोरियल। ठीक है, अब एवरेज टाइम निकाल लेना। ठीक है, अब यहाँ पे ओल्ड में जब आ जाओगे 3 लेवल निकाल लोगे, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। न्यू में निकाल लोगे बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, और सबका एवरेज निकाल लोगे। सिंपल नंबर है, तुरंत तुरंत ऐड हो जाएगा। मैं ऐड इसलिए नहीं करता हूँ, मुझे माउस से लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि बिगिनर का भी इनके हिसाब से आंसर जो आ रहा है उस हिसाब से सबका प्ले टाइम जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि न्यू ट्यूटोरियल अच्छा नहीं है। अभी मैं इसको करेक्ट ले लेता हूँ। बिगिनर्स एंड एडवांस प्लेयर्स शो इंक्रीज इंगेजमेंट बट इंटरमीडिएट डू नॉट। जब यहाँ से ये तुम फाइंड कर लोगे कि न्यू में कितने ओल्ड हैं, न्यू में कितने इंटरमीडिएट, बिगिनर, एडवांस हैं, ओल्ड में कितने इंटरमीडिएट, बिगिनर, एडवांस, ओल्ड में इंटरमीडिएट, बिगिनर, एडवांस, इनका एवरेज निकाल लेना, एवरेज प्ले टाइम, एवरेज प्ले टाइम। ठीक है, अब यहाँ से निकालोगे तो ये चारों का, ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे पता चल जाएंगे, इनके बारे में भी, इनके बारे में भी। यहाँ भी पता चलेगा इंडिकेटिंग डिसलाइक न्यू ट्यूटोरियल, इसमें भी पता चलेगा, और यहाँ पे भी पता चल जाएगा। सारे ऑप्शन इन्हीं पे हैं जो बताया। इतना डाटा तुम्हारे पास रहेगा तो इजीली तुम सारे क्वेश्चन के आंसर दे लोगे। ये बहुत ही सिंपल है, केवल कैलकुलेशन से प्ले किया है तुम्हारे ऊपर। यहाँ तक में मॉक में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? हेलो, एक बार मॉक खुद ही देख लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कोई टॉपिक में किसी एक में इशू है? हेलो, नहीं, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है। नहीं, कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं ग्रुप में था, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ग्रुप में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। कहाँ से लाता हूँ? अभी जो भी है, जैसे भी पेस्ट हो गया है, बस हम देख लेते हैं। A company has 20 employees. In last quarter, 5 employees left. 2 new employees were hired. What is the employees quarterly attrition rate? हाँ, तो एट्रीशन का फॉर्मूला होता है। पहले हम क्या करेंगे, देखो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 20 हैं, 20 हैं। ठीक है, पहले एम्प्लॉय इतने थे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज कुछ लेफ्ट कर गए, कुछ न्यू आ गए, तो न्यू एम्प्लॉय कितने हो गए, 15 प्लस 3, 20 में से 5 माइनस करेंगे, 15 प्लस 3, 18 आ गया। अब एवरेज एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 18 बाई 2, 19 हो जाएंगे। अब उसने पूछा है व्हाट इज एम्प्लॉय क्वार्टरली एट्रीशन रेट। अब हमारे पास 5 लेफ्ट किए हैं, 5 बाई 19 इंटू 100, ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है एट्रीशन रेट का, मैंने ध्यान नहीं दिया था। नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्चर बट बाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये हो गया।
बाकी एक क्वेश्चन और था, उसमें मैं देखता हूँ फोन का। एक बीडीएम ग्रुप में मीडिया में चले जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका एक आइडिया ले लो बेसिक। बीडीएम ग्रुप में गया मैंने एक बार, वो केडी एक क्वेश्चन याद है पीवाईक्यू में था, लोन रिटर्न करने वाला क्रेडिट स्कोर का क्वेश्चन। हेलो। हाँ हाँ याद है याद है। हाँ वो क्वेश्चन देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। देखो हमारे पास क्या रहता है, पहले किस जो लोन ले रहा है उसका इनकम रहता है, ठीक है। अब वो जो भी हो, यूएस डॉलर में हो रुपये में हो, क्या ही फर्क पड़ता है। लोन अमाउंट रहता है, ठीक है, लोन अमाउंट हो गया। अब पेमेंट हिस्ट्री रहती है कि वो कैसा है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, अच्छा है, टाइम पे लोन देता है कि नहीं देता है, एक दो दिन लेट करता है कि काफ़ी लेट करता है। अब उसके बाद आता है क्रेडिट स्कोर, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डाटा हो, तो हम क्या करेंगे, इन चार को बेसिस बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम में जिसका ज़्यादा इनकम रहेगा उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे ज़्यादा है फिर कम है उससे कम है उससे कम है, डिसेंडिंग ऑर्डर ही होगा बेसिकली, या असेंडिंग, जो भी कह लो यार, ठीक है। लोन अमाउंट को भी सबसे ज़्यादा वाले को पहले रखेंगे। अब ये पेमेंट हिस्ट्री क्या है, सबसे अच्छा किसका है, फिर बेकार, उससे बेकार। क्रेडिट स्कोर रखेंगे, सबसे ज़्यादा क्रेडिट स्कोर किसका है, ऐसे करके अरेंज कर लेंगे। अब सबसे पहली बात, इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, लोन अमाउंट कम होनी चाहिए, हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर भी ज़्यादा है। अब इसके फोर है, फोर के आधार पे अगर मान लो कोई एम्प्लॉय मोहन है, उसका इनकम ज़्यादा है, लोन अमाउंट भी कम है, पेमेंट हिस्ट्री भी अच्छा है उसका, बेस्ट है, क्रेडिट स्कोर भी ज़्यादा है, उसको पहले रख लेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद से ऐसे ही चारों रखेंगे, और जब चार डाटा होंगे तो हम उनमें से ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए सारे को अरेंज कर लेंगे। हम केवल क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे नहीं बता सकते कौन सा अच्छा है, कौन जल्दी लोन दे देगा या फिर कौन दिक्कत करेगा लोन रिटर्न करने में, हम यहाँ से इसको देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। बाकी एक और क्वेश्चन था, देख लो। अभी जो ग्रुप में वो विजिटर और कन्वर्जन रेट का था, कन्वर्जन रेट बेसिकली मैंने हसलर वेब सीरीज देखा था, वहां से मुझे पता है। तो कन्वर्जन रेट में आते हैं, यहाँ नीचे विजिटर रख देंगे, वहाँ पे एक्चुअल कस्टमर कितने आए, शॉपिंग कितनों ने की, इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा कन्वर्जन रेट आ जाता है। मतलब वही हो गया कि पढ़ के कितना गए, याद कितना रहा, मार्क्स कितने आए, कन्वर्जन रेट हो गया। बाकी अब कोई टॉपिक हो जो है तो बता दो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले, ठीक है।